हेलो माय बच्चा लोग, मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लगातार बच्चों की क्वेरीज चल रही आरओ एआरओ एग्जाम्स को लेकर के कि आरओ एआरओ एग्जाम्स क्या है, कौन सा पद है, कितनी सैलरी है, किस एग्जाम क्या एग्जाम का प्रोसेस होगा, कितने चरण में एग्जाम होगा। तो इन सारी चीजों को लगातार क्वेरीज देखते हुए तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो आरओ एआरओ पर बनाना चाहिए जो कि यह बताए कि आरओ एआरओ पद क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, एग्जाम के चरण क्या हैं। इन सारी चीजों को देखने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए। आइए दोस्तों सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम आरओ एआरओ 2023 की बात कर रहे हैं आपसे। तो आरओ एआरओ 2023 में सबसे पहला ही पॉइंट मैंने ऐड किया है कि आरओ एआरओ क्या होता है, फिर आरओ एआरओ का सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम क्या है, वही सैलरी अर्थात वेतन क्या है उनका, एग्जाम पैटर्न क्या है उनका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आरओ और एआरओ का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों। तो आरओ एआरओ का फुल फॉर्म आप देख लें कि आरओ का फुल फॉर्म रिव्यू ऑफिसर अर्थात समीक्षा अधिकारी और एआरओ अर्थात असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अर्थात सहायक समीक्षा अधिकारी दोस्तों। तो जैसे आपको पता होगा कि यह पद जो है एक गस्टेड पोस्ट है दोस्तों। तो यह एक अधिकारी का पद है और इस पद के लिए यह बहुत गरिमा का पद है दोस्तों। तो देखिए कि जो आरओ एआरओ जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको कौन सी पोस्ट मिलती है, कहां पर उनकी नियुक्ति होती है। तो यूपी लोक सेवा आयोग में उनकी नियुक्ति होती है अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में उनकी नियुक्ति होती है दोस्तों। यूपी चुनाव जो आयोग होता है अर्थात राज्य चुनाव आयोग उसमें नियुक्ति होती है। और साथ ही साथ राजस्व परिषद जो रेवेन्यू से संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है अर्थात जो तहसील से संबंधित डिपार्टमेंट होता है वहां पर भी इनकी भर्ती अर्थात इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनके कार्य क्या होते हैं दोस्तों, तो सीधे आप इनके कार्य को भी देख लें। तो इनका कार्य जो है मंत्रालय व आयोग द्वारा अर्थात यह मंत्रालय या किसी न किसी आयोग में जॉब करते हैं। तो जो मंत्रालय व आयोग द्वारा जो भी आदेश व नियम व कानून बनाए जाते हैं उन नियमों और कानूनों की समीक्षा करना कि क्या वह नियम और कानून सही हैं, उनमें कोई त्रुटियां तो नहीं है, क्या इन्हें जनता पर जाने के बाद कोई गलत इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो इन सारी चीजों की जांच करना समीक्षा अधिकारी का दोस्तों काम होता है। यह एक ऐसा पद है जहां पर मंत्री और अर्थात मिनिस्टर्स जो हैं या मंत्री जो हैं या बड़े बड़े अधिकारी इनका रोज का आना जाना लगा रहता है दोस्तों। और यह एक बहुत ही गरिमा और बहुत ही जबरदस्त बहुत ही पावरफुल पद है दोस्तों। देखा जाए इसके आवेदन जो अगर इसका फॉर्म आपको फिल करना है तो जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों वह है 9 अक्टूबर 2023। तो 9 अक्टूबर 2023 इसकी आवेदन की प्रारंभिक तिथि है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की जो स्वीकार की जाएगी, स्वीकार करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 को दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है वह 9 नवंबर 2023 है। और 9 नवंबर 2023 को ही परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी ऑनलाइन रूप से। अगर ऑनलाइन रूप से आप परीक्षा शुल्क जमा कर रहे हैं बैंकों में तो उसकी अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 होगी दोस्तों। तो आई होप आपने यहां तक के सारे पॉइंट्स दोस्तों समझ लिए होंगे। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से पद दिए गए हैं और कौन कौन से पदों कहां कहां पर किस विभाग में इनको पद मिलेगा और कौन सा पद मिलेगा और कितना पदों की संख्या रिक्त है दोस्तों। तो टोटल आपको पता है टोटल 411 पद है दोस्तों। कितने हैं? 411 पद रिक्त हैं। विभाग कौन सा दोस्तों? तो यूपी सचिवालय में, जो यूपी सचिवालय अर्थात जो लखनऊ में है दोस्तों, इसको मंत्रालय भी बोलते हैं एक तरीके से। तो इसमें जो आपको नियुक्ति मिलेगी अर्थात जो पोस्ट मिलेगी वह आरओ की पोस्ट मिलेगी और पदों की संख्या 322 है। अर्थात सबसे ज्यादा जो पद हैं वह यूपी सचिवालय के लिए आए हैं जो कि 322 पद हैं दोस्तों। यह एक अच्छा पद है। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग के लिए अर्थात इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो पोस्टिंग आपको मिलेगी वह भी एक आरओ की पोस्टिंग होगी जिसके लिए 9 पद आए हैं दोस्तों। कितनी पदों की संख्या? कितनी पदों की संख्या 9 है दोस्तों। वहीं यूपी राजस्व परिषद के लिए जो पदों की संख्या आई दोस्तों यह भी एक आरओ का पद होगा अर्थात राजस्व अधिकारी का पद है दोस्तों यह। और इसके लिए जो पदों की संख्या दोस्तों तो 3 है। 3 पद किसके लिए? राजस्व परिषद के लिए दोस्तों 3 पद आए हैं। वहीं यूपी सचिवालय के लिए अगर एआरओ की बात करें तो यूपी सचिवालय में एआरओ के लिए 40 पद है दोस्तों। यूपी राजस्व परिषद एआरओ के लिए दोस्तों आपके 23 पद हैं।
वहीं यूपी लोक सेवा आयोग ARO के लिए 13 पद दिए गए हैं दोस्तों, और यूपी लोक सेवा आयोग ARO लेखा के लिए दोस्तों 1 पद आएगा। अर्थात लेखा मतलब दोस्तों इसका काम होता है समीक्षा करना। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। यहां पे योग्यता की बात की गई दोस्तों, तो योग्यता में है दोस्तों शैक्षिक योग्यता जो है किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक होने चाहिए दोस्तों। और जो विशेष पोस्ट जो होगी, विशेष पोस्ट के लिए कुछ आपसे क्वालिफिकेशन मांग की जाएगी, जैसे आपको वाणिज्य की जानकारी होनी चाहिए, आपको लेखा की जानकारी होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कोई स्पेशल पोस्ट भरना है तो उसके लिए कुछ अलग से उन्होंने नियम कानून बनाए, अलग से कुछ उन्होंने मांग की है, जिसमें वाणिज्य, लेखा और कंप्यूटर की मांग दोस्तों आपसे की गई है। अगर वही आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो आयु सीमा जो है आपकी 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। और छूट अगर देखा जाए तो आयु सीमा में जो छूट है वह ओबीसी को 3 वर्ष के लिए है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। वहीं SC ST को 5 वर्ष की दोस्तों छूट दी गई है। और जो कुछ पोस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए आपको O लेवल की भी आवश्यकता है। तो जो कुछ स्पेशल पोस्ट होंगी, जैसे ARO की कुछ पोस्ट है, ARO की पोस्ट के लिए आपको दोस्तों O लेवल चाहिए दोस्तों। तो यहां तक के सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए दोस्तों। आगे की पॉइंट की तरफ हम फिर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आगे का पॉइंट क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने अपने परीक्षा की योग्यता तक तो देख लिया था, क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी। आइए अब हम सीधे एक बार पाठ्यक्रम की तरफ नजर बढ़ाते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। जो हमें आयोग ने हमें हमारे लिए पाठ्यक्रम डिसाइड किया, वो पाठ्यक्रम क्या है। तो अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है यह प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के। यह बहुवैकल्पिक होंगे, अर्थात आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 क्वेश्चन मतलब उस एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको टिक लगाना होगा दोस्तों। तो देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न पत्र होगा वह GS का होगा, और दूसरा प्रश्न पत्र दोस्तों किसका होगा, वह दूसरा प्रश्न पत्र इसका सामान्य हिंदी का होगा दोस्तों। तो जो GS का प्रश्न पत्र होगा उसमें संख्या कितने होंगे क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन होंगे, और अंक कितने होंगे, 140 अंक होंगे। और आपको जो अवधि मिलेगी वह 2 घंटे की दोस्तों, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में 140 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे दोस्तों। वही सामान्य हिंदी के लिए दोस्तों 60 क्वेश्चन आएंगे, और 60 क्वेश्चन जो होंगे 60 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा दोस्तों वह 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और जो कुल अंक अगर बात किया जाए प्रारंभिक परीक्षा के, जो कुल अंक होगा, कुल क्वेश्चन 200 होंगे, और अंक कितने होंगे, 200 अंक दोस्तों होंगे। इसी 200 अंक में से आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दोस्तों मेरिट बनेगी। अगर प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में अगर हम GS अर्थात सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो सामान्य अध्ययन में हम देखते हैं हमें क्या क्या आएगा सामान्य अध्ययन में। तो सामान्य अध्ययन में आपकी जनरल साइंस आएगी, आपकी हिस्ट्री आएगी, आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे, अर्थात जो भी आंदोलन कराए गए देश की आजादी के लिए वो आएंगे। फिर इकोनॉमी का पार्ट आएगा, पॉलिटी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा दोस्तों, पर्यावरण आएगा, आपका जनसंख्या आएगी, अर्थात सेंसस आपसे पूछा जाएगा। तो इकोनॉमी में जो भारतीय इकोनॉमी ज्यादातर उसी में फोकस किया जाएगा, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, जनसंख्या। वहीं करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय से संबंधित जो करंट अफेयर्स होंगे दोस्तों, वह करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। वहीं रीजनिंग आएंगी, बौद्धिक क्षमता आएगी, और यूपी विशेष आएगा दोस्तों। तो इतने एरियाज आपसे प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम होगा दोस्तों। वहीं अगर प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम की दोस्तों बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम क्या है, तो हिंदी का दोस्तों जो पाठ्यक्रम है वह पहले विलोम है, फिर तत्सम तद्भव, फिर शुद्धियां आएंगी, मतलब कि जो आपकी वाक्य वर्तनी शुद्धि होगी या शब्दों की शुद्धि आएगी। वहीं पर्यायवाची शब्द आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, विशेष और विशेषण आएंगे दोस्तों। यह 6 पार्ट में आएंगे, अर्थात हर पार्ट के 6 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 10 विलोम आएंगे आपके लिए, 10 तत्सम तद्भव आएंगे, 10 शुद्धियां आएंगी, 10 पर्यायवाची आएंगे, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे, और विशेष और विशेषण भी जो आएंगे दोस्तों यह 10 आएंगे। अर्थात 6 पार्ट होंगे, 10-10 क्वेश्चन के, 60 नंबर के होंगे दोस्तों। अगर हम मुख्य परीक्षा की तरफ चलते हैं, मुख्य परीक्षा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो मुख्य परीक्षा जो होगी दोस्तों कितने मार्क्स की होगी, यह 400 मार्क्स की होगी दोस्तों। यही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेगी कि आप RO बनेंगे कि ARO बनेंगे, और आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, सचिवालय में मिलेगी, या फिर आपको लोक सेवा आयोग में मिलेगी, या चुनाव आयोग में मिलेगी, या राजस्व परिषद में मिलेगी, वह यहीं से डिसाइड होगा 400 में आप कितना मार्क्स अपने लिए लेकर के आते हैं दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो कुल टोटल 4 पेपर होंगे इसके। 4 पेपर में
अर्थात प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3 और प्रश्न पत्र 4 दोस्तों। तो जो प्रश्न पत्र 1 होगा अर्थात सामान्य अध्ययन, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और मार्क्स कितना होगा दोस्तों, तो 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। वहीं सामान्य अध्ययन और आलेखन का काम जिसमें होगा वह 100 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा अर्थात 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा और यह टोटल होगा 100 मार्क्स दोस्तों। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। वहीं सामान्य हिंदी या सामान्य शब्द और सामान्य व्याकरण की बात करते हैं, जो प्रश्न पत्र 3 है, वहां पर 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 30 मिनट होगा और मार्क्स जो होंगे दोस्तों, मतलब मार्क्स 60 मार्क्स का होगा। तो प्रश्न पत्र 3 जो होगा वह 60 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें दोस्तों 2 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होंगे और प्रश्न पत्र 3 के लिए आपको दोस्तों 30 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं प्रश्न पत्र 4 की बात करें तो प्रश्न पत्र 4 में जो सामान्य निबंध आएगा दोस्तों, तो निबंध में 3 प्रकार के निबंध आएंगे। जो 3 निबंध आएंगे, 3 निबंध आपको लिखना होगा दोस्तों और इसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा और जो कुल मार्क्स इसके लिए होंगे दोस्तों, तो 120 मार्क्स आपको दिए जाएंगे सामान्य हिंदी के लिए, मतलब सॉरी दोस्तों, सामान्य निबंध के लिए दोस्तों। अगर हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की तरफ कदम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को अगर हम देखते हैं तो सामान्य अध्ययन आएगा। सामान्य अध्ययन, जो सामान्य अध्ययन होगा मुख्य परीक्षा में, वह प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही अर्थात एमसीक्यू पर आधारित होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे दोस्तों। वहीं प्रश्न पत्र 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन खंड 1 में देखेंगे तो आपको गद्यांश लिखने को आएगा। गद्यांश का शीर्षक आएगा जिसमें सारांश भी होंगे और 3 रेखांकित लाइनें होंगी, उनके बारे में आपको व्याख्या करनी होगी। यह टोटल 21 मार्क्स के होंगे दोस्तों। तो जो शीर्षक वाला पार्ट होगा वो 3 मार्क्स का होगा और जो सारांश होगा वह 6 मार्क्स का होगा। जो 3 आरेखित अंश होंगे दोस्तों वह 12 मार्क्स के होंगे। वहीं सरकारी पत्र का सारणी रूप आपको दिया जाएगा जिसमें 15 अंक होंगे दोस्तों, 15 अंक। वहीं पत्राचार आएगा दोस्तों आपके लिए, अर्थात आपको एक पत्राचार अर्थात एप्लीकेशन से एक तरीके से लिखना पड़ेगा। वह जो एप्लीकेशन होगा वह शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञापन या परिपत्र पर आधारित होगा। विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन या अन्य स्मारक पर आधारित होगा। यह टोटल जो पत्राचार होगा अर्थात जो दोस्तों आपका एप्लीकेशन एक तरीके से होगा, यह 24 अंक का होगा दोस्तों। तो 24 अंक का होगा। वहीं प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक और जो वाणिज्यिक शब्दावली है दोस्तों, यह आपको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेट करना होगा आपको, अर्थात इंग्लिश में लिखे गए शब्द होंगे उसको हिंदी में हमें लिखना होगा। तो यह 5 शब्द होंगे इस तरीके से, यह 10 नंबर का होगा दोस्तों। वहीं अगर आपको हिंदी में दिया उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए 5 शब्द होंगे दोस्तों, 5 शब्द दिए जाएंगे, यह भी 10 मार्क्स का होगा। और मुहावरे और लोकोक्तियां दी जाएंगी, मुहावरे और लोकोक्तियां होंगी दोस्तों। तो मुहावरे और जो लोकोक्तियां होंगी दोस्तों, यह भी 5 मार्क्स, 5 शब्द होंगे इसके लिए भी और यह 10 अंकों का होगा दोस्तों। अर्थात मुहावरे और जो लोकोक्तियां लिखनी होगी आपको, वहां पर 5 मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई होंगी, उनके बारे में आपको लिखना होगा। यह भी दोस्तों 10 मार्क्स का होगा। तो आपने यहां तक चीजें देख ली होंगी दोस्तों। आइए हम कुछ आगे घटनाक्रम को देखते हैं कि हमारा आगे घटनाक्रम क्या है दोस्तों। तो आपने यहां तक की सारी चीजें लिख ली होंगी। जैसा कि दोस्तों हमने मेंस परीक्षा पाठ्यक्रम का खंड 1 देख लिया था, हम मेंस परीक्षा पाठ्यक्रम के खंड 2 की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे खंड 2 में क्या क्या चीजें दी गई थी। तो सामान्य शब्द ज्ञान या सामान्य हिंदी की बात करें, व्याकरण में क्या क्या चीजें वहां पूछी जाएंगी। तो आपसे विलोम पूछा जाएगा, जो कि जिसमें 6 शब्द होंगे, 6 विलोम दिए जाएंगे, उसके लिए 12 मार्क्स मिलेंगे आपको। वाक्य वर्तनी या वाक्य शुद्धि या कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसमें शुद्ध और अशुद्ध खोजना होगा, यह भी इस प्रकार से 6 शब्द होंगे, यह 12 मार्क्स का होगा दोस्तों। वहीं अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द होगा जो कि 6 शब्द होंगे 12 मार्क्स के। तत्सम तद्भव जो हो गए 6 शब्द होंगे 12 मार्क्स के। और विशेष और विशेषण जो होगा दोस्तों, इसमें भी 6 शब्द होंगे 12 मार्क्स के दोस्तों। मैंने आपको बताया था पहले ही कि प्रीलिम्स के और मेंस के सिलेबस पैटर्न जो है कमोबेश सेम है, सिर्फ और सिर्फ कुछ अलग होता है। तो दोस्तों वह यह एरिया है। और वहीं सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम का जो खंड 2 है, खंड का है, खंड का और खंड खा में जो कुछ एक पार्ट है सिर्फ वही अलग होता है, बाकी दोनों के दोनों पेपर प्रीलिम्स और मेंस के कमोबेश पेपर सेम होते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि खंड 2 में निबंध आएगा हमें लिखने को। निबंध 3 घंटे का होगा और 120 मार्क्स हमें इसके लिए दिए जाएंगे दोस्तों। तो 3
हमें 3 निबंध दिया जाएगा, उनमें निबंध हमें सेलेक्ट करना होगा, जो भी हमें अच्छा लगे उन 3 निबंध को हमें लिखना होगा दोस्तों। तो टोटल 9 निबंध आपको दिए जाएंगे, उसमें से 3 निबंध आपको लिखना होगा। जैसे एक साहित्य व संस्कृति से होगा, दूसरा समाज से होगा व तीसरा राजनीति से होगा। अगर निबंध की खंड 1 की बात करें तो साहित्य से हो, साहित्य संस्कृति, दूसरा समाज और तीसरा राजनीति। खंड 2 की बात करें तो वहां विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से आएगा, दूसरा आर्थिक क्षेत्र से आएगा और खंड ग जो होगा वह कृषि और व्यापार क्षेत्र से होगा दोस्तों। वहीं अगर खंड 3 की बात करें तो खंड क से आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदा से संबंधित, इसमें बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, इन सब चीजों से संबंधित होगा। वहीं राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, उनसे संबंधित कुछ योजनाएं होंगी दोस्तों। तो यह था आपका पूरा RO ARO क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, कहां पर उनकी पोस्टिंग होती, क्या कार्य होता है दोस्तों। तो यह सारे घटनाक्रम मैंने आपको यहां बता दिया दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको सारे एग्जाम्स के जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा चैनल द्वारा दिए जा रहे हैं वह नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सारी क्लासेस आपको दोस्तों मिल जाए। हम RO ARO के लिए स्पेशली 100 टॉपिक्स का एक क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम 100 टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे दोस्तों। तो यह 100 टॉपिक्स इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहां से 60 से लेकर 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में दोस्तों। और यह वही सारे एरियाज है जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछा जा चुका है। PYQ के आधार पर हमने सारी चीजें एनालिसिस की हैं और एनालिसिस करने के बाद हमने निकाला है कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उस आधार पर मैंने 100 टॉपिक्स आपके लिए निकाला दोस्तों। तो इन 100 टॉपिक्स को जाकर देखिए, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक अंतिम प्रहार बैच प्लेलिस्ट मिलेगा, अंतिम प्रहार। और वाकई में यह अंतिम प्रहार के तौर पर होगा कि इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना होगा दोस्तों। यहीं से आपके 60 से 70% क्वेश्चन हो जाएंगे और बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगातार सॉल्व करा रहे हैं। आपकी सारी चीजें यहां से कवर हो जाएंगी। बहुत ही जल्द पिंकी मैम द्वारा हिंदी की क्लासेस आपकी शुरू की जाएगी, हिंदी क्लासेस आपकी रनिंग की जाएगी दोस्तों। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।